इतना सारा पढ़ा दिए। सर अगले सैटरडे में रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा अगले सैटरडे को। कोई बात नहीं, आज भी ऑन करना था बाबू, हम पता नहीं कहाँ से भूल गए। 2 मिनट पहले याद था, उसके बाद भूल गए। कोई बात नहीं है। अरे ये इसमें वो नुकसान हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको भी मिनिमाइज कर दें। सर पहले मैं डिफरेंस बता दूं एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में, फिर आप उसको बता दीजिएगा। कैसा? सर एंट्री का सर अच्छा बता ये नीचे देता हूँ वाला, ना। हाँ जैसे बोलना है आंसर, ठीक है, सर घबरा ये घबरा नहीं कुछ। रुक जा, 4 के बाद 5 का नंबर आ जाएगा। वैसे भी हम लोग इसको पढ़ लिए हैं, ऊपर ही पढ़ लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हम होमवर्क दे देंगे। सर ठीक इसका है, एग्जीक्यूशन बॉडी के बाहर एंट्री होता है और इसका बॉडी के स्टार्टिंग में होता है। हाँ ये बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड और क्वेश्चन नंबर 4। धीरे धीरे सब लोग मेथड लिखना सीख जाएंगे। और फिर ये स्टैटिक बनाने का फायदा हमको क्या मिला, स्टैटिक बनाने का फायदा ये मिला कि हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट कॉल ब्लॉक के नहीं अंदर, करना पड़ेगा। हाँ स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से हमने मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लिया विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम क्लास में है इसलिए विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर किसी दूसरे क्लास के अंदर कॉल करते तो क्लास का नेम देना पड़ता, बताना पड़ता ना किस क्लास से बिलोंग करता है। भाई बुलाने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट इनटू स्विच केस। इफ एल्स इफ को हमें क्या करना है, स्विच में कन्वर्ट करना है। तो स्विच का हमें सिंटैक्स पता होना चाहिए, होता कैसा है स्विच। ये स्विच कीवर्ड है, एक स्विच क्या है, एक कीवर्ड। ये बात मेंशन कर दें, इससे भी ये भी याद हो जाएगा। स्विच इज अ कीवर्ड। स्विच क्या है हमारे लिए, कीवर्ड की तरह। ये क्या करता है, ये भी मल्टीपल कंडीशंस को रखता है। जो स्विच में ये जगह बनाई गई है पैरेंथेसिस की जगह, यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, यहाँ हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं, और यहाँ हम कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ये 3 चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। और ये जो 3 चीजें हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं, इनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। ये इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, ये कैरेक्टर टाइप के हो सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन वेरिएबल डबल नहीं हो सकते, डबल सिंग वो नहीं, डबल अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसा जैसे स्विच को जब बनाया गया तो स्विच के अंदर शुरुआत में क्या था, जेडीके 1.7 जो है, वहां ये हाँ केवल 2 ये इंटीजर और कैरेक्टर एक्सेप्टेड होते थे, केवल हम अच्छा इंटीजर और कैरेक्टर। लेकिन बाद में चल करके ये भी बता दिया गया कि ये स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि पुराना ओके वर्जन हम यूज करते थे तो उसमें स्ट्रिंग अलाउड नहीं था यहाँ पे, लेकिन अब स्ट्रिंग अलाउड है। ठीक है, तो अब कांस्टेंट और ये सब चीजें क्या है, तो हम एक बार देखते हैं कि क्या चीजें हम कहना क्या चाहते हैं इसमें। जैसे स्विच के अंदर हम तो हम 1 2 3 इस तरीके से कांस्टेंट दे सकते हैं, या हम चाहें तो एक वेरिएबल बना सकते हैं किसी भी नाम से, उसके अंदर कोई वैल्यू दे सकते हैं और इसको हम उस वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं।
ये भी कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई एक्सप्रेशन बना दें। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, x + 5, ये एक एक्सप्रेशन है, ये वेरिएबल नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। हम इसको भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में इस स्विच को मतलब किससे है, स्विच को मतलब है एक वैल्यू से। स्विच को किससे मतलब है, एक वैल्यू से मतलब है कि जब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट दे रहे थे, 3 दे रहे थे, तो ये 3 को एक्सेप्ट कर लेता था और इस 3 के बेसिस पर वो अपना काम करना शुरू कर देता। अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल दिए x, तो अब ये इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये यहाँ पे 3 की तरह बिहेव करने लगा। और अगर हमने x + 5 दिया तो ये भी एक वैल्यू बन गया, इसकी वैल्यू 3 और 5 प्लस हो गया 8, ये भी वैल्यू बन गया। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से ये काम करता है कि जो एक्सप्रेशन होगा वो पूरा इवेल्युएट होगा, इवेल्युएट होने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हमारा स्विच काम करना शुरू। क्लियर है ये पॉइंट। तो इसको लेकर जाएंगे कहाँ, होते हैं इसमें कुछ चीजें और। केस, केस भी एक कीवर्ड है। इसमें केस क्या है, कीवर्ड। केस इज ऑल्सो अ कीवर्ड, कीवर्ड इज ऑल्सो अ कीवर्ड, ये भी एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड का मतलब ये है कि हम उसको बदल नहीं सकते। अब इस केस लिखने के बाद क्या लिखना होता है, केस वैल्यू लिखनी होती है, ये कीवर्ड नहीं है। इसके बाद कॉलन लगाना होता है, इसके बाद स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, अब ये जितना चाहे उतना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1, जितने चाहे हम उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और लास्ट में हमें लिखना होता है ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक जो है ये ऑप्शनल होता है। क्या होता है, ऑप्शनल होता है। हम चाहें तो ब्रेक को लिख भी सकते हैं और ब्रेक को हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बस ये है कि लिखने और छोड़ने पर इसके आउटपुट में फर्क आ जाएगा, आउटपुट में कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम एक दूसरा भी केस बना सकते हैं, इसके लिए भी कुछ केस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। यहाँ भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट 1 लिख सकते हैं, सेमीकोलन। हम इसके नीचे जा करके लिख सकते हैं स्टेटमेंट 2, और फिर हम ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। मेरे पॉइंट होता क्या है कि मान लेते हैं बहुत सारी केसेस हमने मैच कराया, तो केस क्या है, ये जो यहाँ पे हम केस वैल्यू दे रहे हैं वो एक्चुअल में कैसा है, ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं। केस, तो जो चीज यहाँ पे हमें मैच करानी है, जिस चीज से हमें मैच करानी है, तो मान लेते हैं हम 1 को मैच कराना चाहते हैं, प्रिंट एल। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ हमारी इच्छा जो कर रही है हम वो लिख सकते हैं। इसके बाद ब्रेक की जरूरत है तो हम ब्रेक लगा सकते हैं। अब जो यहाँ पे वैल्यू होगी, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, ये 1 को मैच करेगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो इससे मैच करेगा, और जब मैच कर जाएगा तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, दूसरा केस बनाया हमने, हम चाहते हैं कि ये 2 को मैच करे, फिर मैचिंग पे होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये 2 ब्रेक। अब ये है कि जब यहाँ पर 1 होगा तो इस 1 से मैच करेगा, और 1 से जैसे ही मैच करेगा ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, और फिर उसके बाद से ये ब्रेक एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्लियर। अगर इसकी वैल्यू 2 हो जाती है तो इस 2 से मैच कर जाएगा, 1 से मैच तो नहीं करेगा, 1 से मैच ही नहीं कर रहा, लेकिन इस 2 से मैच कर जा रहा है। जिससे मैच करेगा उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा,
उसके बाद ब्रेक अगर है तो ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक नहीं है तो फिर वो जैसा उसको बताया गया होगा बिहेव सर करने। हाँ हाँ सर मेरा हाँ काफी बताइए, छूट गया लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से छूट गया? अब मुझे नहीं पता है सर, मेरा वो नेट कट गया था तो हैंग हो गया था वो पूरा। ओहो, नहीं, कहाँ तक देखे थे ये बताओ, ये मेथड बना रहे थे वो देखा था? शायद मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा है। क्वेश्चन यहाँ है, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हम जब शुरुआत कर रहे थे तो उस समय तुम्हारी आवाज आ रही थी। एक बार हम एक हटा बार यहाँ लेंगे। फिर से हम यहाँ से रिपीट कर दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। इस क्वेश्चन का मोटो ये है कि हमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट इनटू स्विच केस। हमें क्या करना है, स्विच में कन्वर्ट करना है इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि होता कैसा है, दिखता कैसा है, लिखते कैसे हैं, और फिर तब हम उसको यूज करेंगे। तो होता क्या है कि हमने लिखा है कि स्विच इज अ कीवर्ड। स्विच क्या है, एक कीवर्ड है, कीवर्ड। जाहिर सी बात है कीवर्ड बनाया गया है काम के लिए, ठीक। ये स्विच कीवर्ड बनाया गया है, इसको कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि इसके अंदर यहाँ पे पैरेंथेसिस में जो स्विच है, ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर हम कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब जो बदले ना, 1 2 3 4 कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फाइनल। वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। नहीं, वो फाइनल तो एक कीवर्ड है ना, यहाँ फाइनल नहीं लिखेंगे। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि लिटरल्स, लिटरल्स। और फिर वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। और जो ये तीनों चीजें हम यूज करेंगे वो किस टाइप की होनी चाहिए, या तो इंटीजर हो, या कैरेक्टर हो, या फिर स्ट्रिंग हो। केवल ये 3 डेटा टाइप ही अलाउड है इसके पास, स्विच के पास ये 3 डेटा टाइप अलाउड है कि यहाँ पर हम केवल इन 3 तरह की वैल्यूज ही पास कर सकते हैं, चाहे वो कांस्टेंट के थ्रू पास करें, या वेरिएबल के थ्रू पास करें, या किसी एक्सप्रेशन के थ्रू पास करें, लेकिन डेटा टाइप उसका इंटीजर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ठीक, क्लियर है अच्छा। मेरी बात? हाँ। अब इसके अंदर क्या है, ये करली ब्रेसेस बनाए गए हैं, ये इसका स्कोप है। जैसे हम इफ स्टेटमेंट में छोड़ सकते हैं, जैसे इन्होंने बनाया है इफ वेर इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे इन्होंने करली ब्रेस नहीं लगाया, इन्होंने गुड छोड़ दिया, बेटर बेस्ट। ठीक है। और नीचे जो लूप लगा हुआ है, इस लूप में इन्होंने करली ब्रेस लगाया है, ऊपर वाले में यहाँ पे करली ब्रेस छोड़ रखा है। तो लूप और इफ में हम करली ब्रेस लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये अच्छा, ऑप्शनल है। लूप मतलब फॉर। हाँ हाँ, लूप मतलब फॉर। अच्छा, इसे नाम से याद रखें। लूप मतलब हो गया फॉर, वाइल और डू वाइल, तीनों, अच्छा अच्छा। हाँ ठीक हाँ। है। लेकिन स्विच के अंदर क्या है कि हम इस करली ब्रेस को मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अभी हम लोग इस चीज को ओके। चेक भी करेंगे, ठीक है, करली ब्रेस को छोड़ नहीं सकते, लिखना मैंडेटरी है। और इसके अंदर क्या होता है, इन्होंने बताया कि जब यहाँ पे कुछ रहेगा, कोई वैल्यू हम देंगे, तो उसको मैच कराना पड़ेगा। किससे मैच कराएंगे, केस वैल्यू से। हमने केस वैल्यू इसलिए लिखा क्योंकि ये केस है। केस का मतलब क्या होता है, कारण होता है, क्या कारक होता है, केस मतलब कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ कारक। पे हम हाँ, कारक होता है, हिंदी में पढ़ा होगा सबने, हाँ अंग्रेजी में हाँ। भी पढ़ा, ठीक है। तो किससे मैच करना है, इससे मैच करना है, कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हमें मैच कराना है, किससे, इससे मैच करना है, ठीक है। जिससे मैच करेगा, अगर पहले वाले से मैच करेगा तो पहले वाले का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम स्टेटमेंट, हम यही यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा, कॉलन ये फिक्स है, ठीक है, इसको कॉलन का चिन्ह बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं, जितने स्टेटमेंट चाहे उतने लिख सकते हैं। उसके बाद हमें यूज करना होता है ब्रेक का। ब्रेक एक कीवर्ड है, ब्रेक भी क्या है, एक कीवर्ड है। इसको भी यहाँ पे लिख दें, इसे याद रहेगा, ब्रेक इज अ कीवर्ड। कहानी ये ब्रेक जो है ये सुनो, ऑप्शनल होता कहानी सुनो। है। वो गाना गा रहे हो क्या? क्या हुआ सर? अरे गाना गा रहे हो क्या? सॉरी सर।
अरे इतना मगन ना रहो बाबू, लग रहा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सर, कभी कभी थोड़ा मन में आ जाता है। हाँ, तो जब गाने में मगन रहेगा तो कैसे आएगा। हाँ, कंसंट्रेशन इधर बनाओ, नहीं तो एक बार बाबू भूल जाएगा तो फिर आएगा नहीं। ठीक है, ब्रेक जो है कोशिश करो जो हम पढ़ा रहे हैं यहीं पे याद हो जाए, इसीलिए हम इतना आराम से और धीरे बताते हैं कि जो एक बार पढ़ा दें ये ना रहे कि अब बार बार पन्ना पलट करके उसको रखना पड़े। मैक्सिमम चीजें तो यहीं याद हो जाए। हाँ सर, हो जाती है। मान लेते हैं 2 घंटे का टाइम लग रहा है तो 2 घंटे का टाइम यूटिलाइज हो। हम्म। जो है ये क्या है, ऑप्शनल है, ब्रेक हमारा ऑप्शनल है। फिर ऐसे हमें लिखना पड़ता है केस, केस भी एक कीवर्ड है। इसके बाद केस वैल्यू, ये कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे हम कुछ देंगे और वो हम नीचे से मैच कराएंगे यहाँ पे। फिर कॉलन देना पड़ता है, उसके बाद से स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर ये ब्रेक जो है ये ऑप्शनल, ये बात हमने बताया। इसको हमने कंपेयर करा दिया कि अगर हम चाहें, जैसे हमने लिखा स्विच लिखा, अब यहाँ पे हमें जरूरत है या तो हम कांस्टेंट दे दें जैसे हमने 2 दिया हुआ है, या तो हम कोई वेरिएबल दे दें जैसे कि x, या हम कोई एक्सप्रेशन दे दें x+5। ये एक तीनों वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं, ये गलत नहीं। अभी हम लोग चेक करेंगे, इन सब चीजों को चेक करेंगे। अब जो भी चीज यहाँ आएगा वो किससे मैच करेगा, इस केस वैल्यू से। अगर यहाँ 1 होता 1 तो वो किससे मैच कर रहा होता, 1 से। और जिस केस 1 से। वैल्यू से, हाँ, जिससे मैच करेगा उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और ब्रेक मिलने के बाद जैसे ही ब्रेक को रीड करेगा तो इस स्विच से बाहर चला जाएगा। ब्रेक का काम ही यही है। ब्रेक अगर रीड किया तो स्विच से क्या हो जाएगा, बाहर। कौन बाहर होगा, प्रोग्राम कंट्रोल, जो इसके एक एक लाइन को रीड कर रहा है, एक एक वर्ड को रीड कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम कंट्रोल। हम ऐसे समझ सकते हैं कोई व्यक्ति है जो एक एक चीजों को रीड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। फिलहाल सॉफ्टवेयर के अंदर तो नहीं व्यक्ति है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल। ये क्या है, ये क्या है, ये सब रीड करने के बाद जब ये ब्रेक को रीड करेगा तो इसको समझ में आ जाएगा कि मुझे स्विच से क्या करना है, बाहर चले जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की वैल्यू से मैच कराएगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ गई कि x की वैल्यू 3 है और हमने यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस दिए, बाकी कुछ है ही नहीं। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम यूज करते इनवैलिड। हैं डिफॉल्ट। इस केस में हम लोग यूज करते हैं डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट एक कीवर्ड है जिसका यूज किया जाता है कि अगर कोई भी केस वैल्यू मैच ना करे तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करे और यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। डिफॉल्ट केस इस वैल्यू मैच ही नहीं किया, तो ये चीज यहाँ पे हम कि अगर किसी से नहीं मैच करता है इसका मतलब वो क्या है, डिफॉल्ट को रेफर करने लगेगा। स्टेटमेंट 1 हम इसमें भी लिख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। स्टेटमेंट 2 हम यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं, और ये ब्रेक जो है वो कैसा है, ऑप्शनल है, ऑप्शन के तौर पे हम रख सकते हैं। ये चीजें हम लिख सकते हैं। और एक बात इसमें है कि इस डिफॉल्ट को हम ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, एनीवेयर वी कैन राइट। तो डिफॉल्ट भी क्या है, एक कीवर्ड है। डिफॉल्ट इज अ कीवर्ड, भी एक कीवर्ड। क्लियर है, इसमें हमने ब्रेक नहीं लगाया है। अभी हम लोग इसको रन भी कराएंगे और चेक भी करेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। ये इतना सिंटेक्स क्लियर है, इसको रन करा के जरा चेक करें, क्योंकि अभी इसका आंसर भी तो लिखना है। मेन चीज तो इसका आंसर है। हाँ सर, पेशेंट जो है हाँ, उसका आंसर भी लिखना है। तो कुछ चीजें हम लोग कंफर्म कर लें, बाकी आंसर तो सब कोई लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा काम है, फटाफट फटाफट लिख देंगे।
इसका नाम क्वेश्चन 4 को हमें कॉल करना है, तो हम इसका नेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन 4 कॉल होगा हमारा। देखते हैं, पहले हम बिना वेरिएबल के काम करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा 1, इसको हम कराते हैं कंपाइल। कंपाइलेशन हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। रन कराएं तो ये प्रिंट होकर आ रहा है 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने यहाँ पे 1 पास किया था, इसको किससे मैच करा दिया गया? इस 1 से मैच करा दिया गया। और जैसे ये मैच किया, 1 प्रिंट हो गया और इसके बाद ये ब्रेक एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या हुआ? लूप से सॉरी इस स्विच से क्या हुआ? स्विच से बाहर चले गए। अगर ये ब्रेक ना होता, ब्रेक हम कमेंट कर देते, तब क्या होता? फॉल थ्रू 1 और 2 दोनों आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फॉल थ्रू 1 से 1 को मैच किया है, फिर पहला प्रिंटिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ये ब्रेक ना होने की वजह से ये यहीं से सीधा नीचे चला आया। कहाँ चला आया? नीचे चला आया। और इसने इसको भी एग्जीक्यूट किया, इसके बाद इसको ब्रेक मिला, तब ये स्विच से बाहर चला आया। अगर इस ब्रेक को भी हम रोक दें, सकता हो। अभी ये सब एग्जीक्यूट कर गया। 1 मतलब ये केस 1 से मैच किया, उसके बाद से पहला भी एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया, और ये तीसरा एक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद तो ये लगा है ब्रेक, अब बाहर आया। अगर ये ब्रेक नहीं होता, इसके बाद कोई स्टेटमेंट होता, तो मान लेते हैं ये ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट होता तो वो एग्जीक्यूट करता। एंड ऑफ स्विच। अगर स्विच नहीं है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, तीसरा भी हो रहा है, और ये चौथा भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फॉल थ्रू सिचुएशन। क्या बोलते हैं? सर फॉल थ्रू। हाँ हाँ भाई सर बताओ। एक मिनट हाँ बोलो, बताओ। कहीं कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं ठीक है ठीक है ना? अच्छा, और टेस्ट कर लेते हैं इस पे। अगर ये ब्रेक होता तो क्या होता? अगर ये ब्रेक होता तो क्या होता, देखते हैं। एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरर। एरर कहाँ पे जनरेट हो रहा है हमारा? जावा 77 लाइन नंबर 77, यहाँ एरर आ रहा है। क्या एरर है? अनरीचेबल स्टेटमेंट। क्या लिखा है? अनरीचेबल। अनरीचेबल सर वहां पे हाँ हाँ बोलो 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 भाई, बोलो, जहाँ सर कंफ्यूजन है बोलो। आखिरी में आपने ब्रेक क्यों नहीं लिखा है? आखिरी वाले में कौन सा आखिरी वाला? ये? सर जैसे डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लिखा है आपने, हाँ हाँ, तो नहीं नहीं सिस्टम के बाद नहीं लगेगा। ठीक है सर। एक्चुअली देखो, अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक सबसे लास्ट वाला जो ब्रेक था, केवल उसको हमने एनेबल किया है, उसका कमेंट हटा दिया। कमेंट हटाते ही इसने एक एरर शो कर दिया। वो ये शो कर रहा है कि ये जो नीचे हमने एंड ऑफ स्विच का हमने स्टेटमेंट लिखा है, ये क्या है? अनरीचेबल है, वहां पहुंच ही नहीं रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? रीच ही नहीं कर सकते। हाँ, ब्रेक को एग्जीक्यूट करने के बाद स्विच से बाहर चला जा रहा है। अगर स्विच से बाहर नहीं जाता तो इसको एग्जीक्यूट करता, लेकिन जैसे ही ब्रेक को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये स्विच से क्या हो रहा है? बाहर हो जा रहा है। इसकी जरूरत तो यहाँ नहीं है, इसको हटाएं, यहाँ नहीं लगा सकते इसको। लेकिन हम चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं। तो एक मिनट, यहाँ से इसको हम कट करें और हम इसके बाद हम लगा सकते हैं। अब एरर गायब हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि अब ये स्टेटमेंट हमारा रीचेबल हो गया, अब अनरीचेबल नहीं रह गया। चेक कर लेते हैं। अभी सही है। 1 2 3 और ये चारों स्टेटमेंट हमारे क्या हो रहे हैं?
एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सर इसको फॉल कहते हैं ना, फॉल स्टेटमेंट, फॉल्स। कौन सा फॉल्स? क्या कहते हैं? नहीं मतलब इसको क्या कहते हैं जिसमें ब्रेक को हम कमेंट कर देते हैं? अरे ये फॉल थ्रू सिचुएशन बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, फॉल थ्रू। सर हाँ हाँ, सर कमेंटेड स्टेटमेंट जो होता है उसको कंपाइलर रीड करता है ना? कंपाइलर इसको, हाँ भाई ये कंपाइलर सर तो रीड रीड करता है, हाँ, बस बिल्कुल करता है। एग्जीक्यूट नहीं करता है। हाँ, जेवीएम उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। एक्चुअली में जब कंपाइलर इसको रीड करता होगा ना, तो उस समय वो बाइट कोड बनाते समय इसको हटा देता है। जैसे जब क्लास फाइल बनती है तो कंपाइलर क्या करता है, इनको इग्नोर कर देता है, क्योंकि इससे कोई मतलब तो है नहीं। जेवीएम इसको Yes, लेके sir. क्या करेगा, तो बोझ बढ़ेगा जेवीएम का। Yes, sir. कंपाइलर ऐसे कोड को क्या करता है, छांट के अलग कर देता है। इसको रीड मतलब रीड तो करेगा, इस स्टेटमेंट को वो रीड तो करेगा ही, क्योंकि तभी तो उसको पता चलेगा कि ये कमेंट है, इसको इग्नोर कर देना है। बिना रीड किए तो कह नहीं सकते कि इग्नोर करना है। Yes, sir. कंपाइलर इसको रीड करता है, करने के बाद फिर कहता है कि ये तो इग्नोरेबल है, इसको इग्नोर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये डबल स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ये कमेंट लाइन है। तो इसको वो इग्नोर कर देता है। मतलब क्या करता होगा कि ये जब सब चीज़ों को रीड करता है, जब बाइट कोड जनरेट करता होगा, उस टाइम पर ये इसको लीव कर देता है, हटा देता है। ठीक है, समझ गया। अच्छा और कौन सा टेस्ट कर ले हम लोग? ये तो वन इस पे हो गया। अब इसका बेनिफिट हमें मिला कि अगर ये ब्रेक होता तो ये ऑटोमेटिकली सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर केस 1 मैच कर रहा है, हम अब ये अपनी सोच पे है कि अगर हम चाहते हैं कि केस 1 मैच करे तो सिर्फ ये केस 1 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, ना कि केस 2 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। ठीक है, ये सर अगर ब्रेक पहला वाला एग्जीक्यूट हो गया तो वहीं से मतलब लूप बाहर चला जाएगा ना, फिर वो बाकी तो नहीं देखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी वजह से तो अगर ये ब्रेक था तो इसके आगे नहीं बढ़ रहा था, वो स्विच से बाहर चला जाता था। ठीक है, तो सर मान लीजिए हम इसको, अगर हम इसको कमेंट कर दें और मतलब इसका ब्रेक लिखे ही ना और ब्रेक सीधा 2 पे ब्रेक लिख दें, केस 2 पे ब्रेक, तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट अच्छा ये 1 और 2 दोनों प्रिंट करेंगे। दिखाया ठीक था? है। ध्यान नहीं दिया? नहीं देखा था। ठीक है, हाँ एक बार कंफ्यूजन था, वही पूछ रहा था। ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज करें, तो ये एक्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, केस एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 है, तो ना तो इससे मैच किया और ना तो इससे मैच किया। के पास चला जाएगा, डिफॉल्ट के पास चला जाएगा, और डिफॉल्ट के पास जाएगा जो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट कर दोनों एग्जीक्यूट। बिल्कुल। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन होता, मान लेते हैं x-1 होता, ऐसे x-1 एक एक्सप्रेशन है। अब ये 2 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो है 3 और 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, इससे एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, तो सर ऊपर वाला भी तो प्रिंट होना? नहीं ऊपर क्यों प्रिंट करेगा? नहीं देखिए, क्योंकि केस 2 के पहले वाला जो वाला ब्रेक है वो भी तो नहीं है इसमें, उसमें प्रिंट है। अरे इसका फॉल थ्रू, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। और जब कोई चीज गिरती है तो नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए केस 1 का जो ब्रेक है हाँ ठीक, वो कमेंट है, तो वो हाँ ठीक। तो केस 2 पे आया, और केस 2 पे जब आएगा तो दोनों प्रिंट करेगा ना, 1 और 2 दोनों प्रिंट करेगा। तो यही तो बात है कि सबसे पहले कैसे होगा, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 से ये पहले 2 वाला मैच करेगा। ठीक, इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। अब इसका फ्लो ऐसा है कि ये अपने से नीचे जा सकता है, अपने से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, जब भी जाएगा अपने से नीचे ही जाएगा, तो कॉल उसमें करेगा। सीधा 2 पे आ गया वो सर, ये सीधा 2 पे आ गया, वो 1 नहीं देखा हाँ उसने। हाँ, नहीं बिल्कुल 1 इसको
यहाँ पे सिर्फ केस वैल्यू मैच कराया, 2 को मैच कराया तो सीधा 2 से मैच किया, अच्छा सीधा 2 के पास चला गया। ठीक है, ठीक ये उल्टा उल्टा नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा तब तो बिगड़ जाएगा इसका काम। ठीक, इसको ऐसा बनाया गया है कि ये केवल टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे ही आए, फॉल करे। हाँ और वही जब ब्रेक हटा दिया जाता है तो ऊपर से नीचे पूरा फॉल करता चला आता है, गिरता चला जाता है, तो फॉल थ्रू बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं और किसी भी तरह का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। हमने x मल्टीप्लाई बाई x लिखा 9 हो गया, 9 माइनस 7 अगर कर दें अभी भी ये काम करेगा। और इनफैक्ट यहाँ पे हम कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो इंटीजर नंबर रिटर्न करे तो भी काम चल जाएगा, तब भी ये काम करेगा, बिल्कुल काम कर सकता है। हम लोग पढ़े होंगे एक फंक्शन, ऐसे इसको बताएं, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा फंक्शन जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता हो। कंपेयर टू, क्यों? अच्छा, रैंडम नेगेटिव, हाँ रैंडम, हाँ रैंडम नंबर जनरेटर है। अरे तो उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ उलझ जाएगा सारा। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फंक्शन कॉल कर ठीक सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, हाँ बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। और नहीं तो फिर हम अपना खुद का एक फंक्शन बना करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे कभी भी अगर चेक करने की जरूरत पड़े, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये रिटर्न करे, इंटीजर टाइप का रिटर्न करे, और इस फंक्शन का नेम हमने रखा है x से, और ये रिटर्न कर रहा है, सपोज मान लेते हैं इसने 1 रिटर्न किया। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लें, ये कॉल हो जाएगा, देखते हैं। देखिए 1 आ गया, ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसमें यहाँ जरूरत किसकी है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, या तो फिर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू चाहिए, और या फिर स्ट्रिंग टाइप का, ये 3 चीजें एक्सेप्टेड। ठीक है, हम लोग इसी बहाने स्विच भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको टाइम दिया, इस स्विच की भी जानकारी हो जाए। जब जानकारी हो जाएगी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। हम लोगों ने टेस्ट किया किसको, इंटीजर पे, इंटीजर वैल्यू पे हमने टेस्ट किया। और किस चीज पे कर सकते हैं, अब रह गया कैरेक्टर, कैरेक्टर को कैसे हैंडल करें। तो अगर कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर कैसा दिखता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है कैरेक्टर को। अगर हमने इसके अंदर 1 लिखा तो ये कैरेक्टर वैल्यू है, जब यहाँ पे कैरेक्टर देंगे तो ये एरर आने लगेगा क्योंकि हमने सिंटेक्स गलत किया। अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी हम दिखाते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये आ रहा है डिफॉल्ट केस वैल्यू, इसका कारण ये है कि ये जो 1 है, 1 ये कन्वर्ट हो गया इसकी ASCII में, ASCII यूनिकोड में, केस वैल्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया। जैसे केस वैल्यू हमारा 1 जो है इंटीजर है, 1 केस का वैल्यू हमारा ASCII क्या होता है, 1 का ASCII क्या होता है, कौन बताएगा भाई, शशांक, शशांक को याद होगा, शशांक कितना है 1 की यूनिकोड वैल्यू, लग रहा भूल गया फिर से, चलो आ गया, मौके पे आ गया तो लिख भी देते हैं। यूनिकोड किसके लिए, यूनिकोड 1 0 से लेकर के 9 तक के जो सिंबल्स होते हैं ये 48 से स्टार्ट होते हैं और 57 तक जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। कैपिटल लेटर में ए से जेड तक, इसके लिए क्या है, कंफ्यूजन ना हो जाए, रुको लिखना पड़ेगा सोच समझ।
डिजिट्स डिजिट 0 to 9 के लिए जो यूनिकोड है वो ये है। ठीक, इसको नीचे लाते हैं। ये अल्फाबेट्स, कैपिटल लेटर के अल्फाबेट्स हैं, उसके लिए क्या होता है ये तो याद होगा। क्यों, क्या नाम है? हाँ, वैभव, बताओ भाई वैभव। 65 से 65 से लेके कहाँ तक? 90 तक। 90 तक। वाह, क्या बात है। पढ़ाई हो रही है, नहीं अच्छी बात है। स्मॉल लेटर कहाँ से है भाई वैभव? 97 से 120 तक। 120 तक नहीं, हाँ 122 122 तक। 97 से 120 तक। ठीक है सर, ये जो अभी मैं common- उसमें 26 ऐड कर रहा था। ये जो है कम से कम इतना जानकारी रहे, मान लेते हैं। और सारे बहुत सारे सिंबल हैं, हर एक सिंबल का तो याद नहीं रख सकते, बट इतना याद रहे। जो हमको याद है वो हम लिख दे रहे हैं। स्पेस का यूनिकोड जो होता है, स्पेस बटन जो है उसका 32 होता है, इतना हमको याद है, बाकी हमें भी याद नहीं। ठीक है, तो ये जो 1 है, इस 1 का कितना होगा? 49 होगा। तो यहाँ पे आ रहा होगा 49, और वो 49 मैच कहीं नहीं कर रहा है। अगर हम एक कोई केस बनाएं जो 49 की नंबर से मैच करेगा, हमने यहाँ पे 49 दिया, सिस्टम 49 लिख देते हैं। 49, इसको ब्रेक भी कर देते हैं। कहीं भी लिख देंगे, यहाँ से हटा के लास्ट में भी लिख देंगे तब भी ये काम करेगा। हाँ, अगर कहीं भी लिखा ब्रेक बोला क्या ही एरर दिखा रहा है। अरे ये सिस्टम की स्पेलिंग गलती है, SYS होगा, यहाँ मिस्टेक। अच्छा, आप बहुत समझदार है। एक छोटी आ गया ना 49? हाँ, तो मतलब ये कंफर्म है कि ये 1 जो है वो कैरेक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है इसके आस्काई में, और जब आस्काई में यूनिकोड में, सॉरी यूनिकोड में कन्वर्ट हो रहा है। आस्काई की आदत लग गई है। यूनिकोड में कन्वर्ट हो रहा है और फिर मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे सर आस्काई भी तो एक यूनिकोड ही तो है। हाँ दोनों, लेकिन थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि हमारी हैबिट बने कि हमारे मुंह से यूनिकोड निकलना शुरू करे। जावा पढ़ रहे हैं ना, आस्काई यूनिकोड का जमाना है। अगर कैरेक्टर को मैच कराना है इसको सिंगल कोड, स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब देखा जाए जरा क्या कर रहा है। एरर आ गया, किस चीज का एरर है? केस लेवल। ये कह रहा है केस लेवल जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। केस लेवल क्या हो रहा है? डुप्लीकेट हो रहा है। कैसे डुप्लीकेट हो रहा है? ये जो केस 49 है वो, और ये जो 1 ये वाला, ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये भी कन्वर्ट हो जा रहा है, टीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये वैलिड कर रहा है। ठीक है सर, तो एक बार वो हटा दीजिए। हाँ हाँ चेक कर रहे हैं बेटे, दिखा रहे हैं। 1 अब ये 1 देखो, अभी भी ये कैरेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी भी ये इंटीजर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लिखे हैं इसको कि अगर हमने यहाँ पे, अब इसको भी जरा कन्वर्ट करें तो कैरेक्टर में, वन आ गया। पिछली बार क्या आया था? 1 आया था। पिछली बार भी बनाया था। हाँ, वो इंटीजर की तरह बिहेव कर रहा था जब आया था। किसकी तरह? जब आया था इंटीजर की तरह बिहेव कर रहा था। जैसे जब हाँ, यहाँ पे हाँ। कैरेक्टर नहीं लिखते,
इसको हटा दिए थे, तो इन्होंने क्या किया कि भले हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है, लेकिन इन्होंने कैरेक्टर की तरह नहीं माना। इसको कैसा माना? इंटीजर की तरह माना। अगर इंटीजर की तरह नहीं मानता, ये एरर नहीं आता। तो एरर का रीजन ही यही है, डुप्लीकेट केस लेवल बता रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये केस 49 दोबारा से आ रहा है, दोबारा लिखा गया है। और दोबारा कहाँ लिखा गया है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिखा हुआ है ये कन्वर्ट हो जा रहा है 49 में। इस केस की डुप्लीकेट एंट्री हो जा रही है। और जब दो बार एंट्री हो जाएगा, तो यहाँ से जब कंट्रोल अंदर आएगा तो इसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसको एग्जीक्यूट करें कि इसको एग्जीक्यूट करें। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है 1, ये कैरेक्टर नहीं, ये कन्वर्ट हो जा रहा है, इसकी यूनिकोड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक, तभी एरर आ रहा है। अगर कन्वर्ट नहीं करता तो एरर नहीं आता। ठीक है, तो अगर हमने इसको कमेंट कर दिया और प्रॉब्लम जो था वो रिमूव हो गया, लेकिन फिर भी इस केस में भी ये क्या कर रहा होगा? कन्वर्ट कर रहा होगा। इसमें कन्वर्ट कर सर रहा आज होगा कुछ ज्यादा ही स्विच पे ज्ञान हो गया। इंटीजर। और जब दोनों को हम करेंगे, मतलब जितने केसेज है सबको जब कैरेक्टर कर देंगे, तब ये कैरेक्टर की तरह बिहेव करना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम इसको स्ट्रिंग बना दें, अगर हम इसको क्या करें? स्ट्रिंग बना दें। स्ट्रिंग कैसा होता है? डबल कोट में होता है। हाँ, हमने 1 लिख दिया। अब क्या होगा इसके साथ? एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? यहाँ पे लिखा है इनकम्पेटिबल टाइप्स कैर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ये जो कैरेक्टर है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्टेबल नहीं है। कैर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। इस केस में क्या करना होगा? अगर स्ट्रिंग पास करेंगे तो हमें दोनों को स्ट्रिंग बनाना होगा, नहीं तो ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा। कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा था। कैरेक्टर के साथ लफड़ा नहीं सर था। सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर में अंतर क्या होता है? सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर में अंतर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, दिखाते हैं। मान लेते हैं ये हमने ब्रेक की स्पेलिंग क्या किया? गलती कर दिया। ब्रेक की स्पेलिंग गलती हो गई। ठीक है, फाइल किया हमने, यहाँ पे एरर आ गया, नॉट ए स्टेटमेंट। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। मतलब हमने क्या किया? इसके सिंटैक्स में गलती कर दी। यहाँ पे ये ब्रेक की स्पेलिंग गलती हो गई, मतलब एक सिंटैक्स गलती हो गया। ठीक, लिखने का क्या गलती हो गई? सेमीकोलन मिक्स कर दिया, फिर भी एरर आएगा। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, ये भी सिंटैक्स एरर की कैटेगरी में। ठीक है, हमने यहाँ से कॉलन छोड़ दिया, ये कॉलन छोड़ दिया, अभी ये एरर आएगा। यहाँ पे आ रहा है कॉलन एक्सपेक्टेड लिखा है। ठीक है, मतलब जैसा बताया गया है, अगर हम उस तरीके से हटकर लिख देते हैं तो वो सिंटैक्स एरर होगा। सिंटैक्स वर्ड ही ऐसा है, सिंटैक्स एरर कहलाता है। लॉजिकल एरर क्या हो गया? मान लेते हैं लॉजिकल एरर ये हो गया कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और अगर यहाँ पे 1 हो तो 1 प्रिंट करे, 2 हो तो 2 प्रिंट करे, और हमने यहाँ पे लिख दिया गलती से 0। अब होगा क्या? सब कुछ सही है, बस एक फर्क हो जाएगा कि हमने दिया 1, आउटपुट आ गया 0। ये लॉजिकल एरर है, हमने लॉजिक की गलती कर दी। मतलब एग्जीक्यूट होगा लॉजिकल एरर? हाँ बिल्कुल होगा। ये हमारे लॉजिक की मिस्टेक थी कि हमें यहाँ पे जब 1 आ रहा है तो हमको 1 डिस्प्ले कराना चाहिए, लेकिन हमारा लॉजिक गलती हो गया, हमने 0 डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, लॉजिकल मिस्टेक। ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर है? इसको हम क्या करें? हाँ सर। यहाँ से उठाए,
कंट्रोल एक्स करें और ये जो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे यहाँ पे रख दें। तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर क्या है देख लिया जाए, इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग स्विच जानते हैं, स्विच में क्या है, मैच कराना है। अब इस क्वेश्चन में जो है इफ के अंदर क्या हो रहा है, जो var वेरिएबल है where, ये बराबर अगर 1 के है तो गुड प्रिंट हो, where बराबर हो 2 के तो बेटर प्रिंट हो, where बराबर हो 3 के तो बेस्ट प्रिंट हो, और किसी के बराबर ना हो तो इनवैलिड प्रिंट हो। तो यहाँ पे भी तो where की वैल्यू बराबर 1 चेक हो रहा है, 1 के बराबर है कि नहीं। सेम ऐसा ही है जैसा कि यहाँ पे केस है, हम इसके साथ भी यही कर रहे थे, ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये इसके बराबर है कि नहीं है, जिसके बराबर होगा उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम आसानी से यहाँ पे कन्वर्ट कर पाएंगे। स्विच के अंदर क्या किया गया है, एक वेरिएबल का यूज किया गया है। यहाँ पे var के नाम से एक वेरिएबल है, इसी की वैल्यू को एक बार 1 से मैच कराना है, 1 से नहीं किया तो 2 से मैच कराना है, 2 से नहीं किया तो 3 से मैच कराना है, और जब 3 से भी मैच नहीं करेगा तो लास्ट ऑप्शन है इनवैलिड। ठीक, इसका मतलब जिसको मैच कराना है वो क्या है, var नाम से एक वेरिएबल है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन का हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है किसी प्रोग्राम का। तो यहाँ पे where को डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो इसके डिक्लेरेशन के पीछे परेशान नहीं होंगे, डिक्लेरेशन छोड़ देंगे, सिर्फ हमें इतने पार्ट को स्विच में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फोकस सिर्फ इतना ही पार्ट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक एक चीजों को एक एक वैल्यू को मैच कराना है। अगर 1 से मैच करे तो क्या प्रिंट करें, system.out.println। सर ये system.out.println नीचे लिखना चाहिए ना, हम दोनों जगह लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लाइन चेंज करके नीचे भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी लाइन में हम ब्रेक भी लगा लें। एक स्टेटमेंट जैसे सेमीकोलन से क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया, इसके बाद से हम दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वहीं से स्टार्ट करें चाहे न्यू लाइन से। न्यू लाइन से करेंगे तब भी कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जब कंपाइलर इसको रीड करेगा तो सब एक साथ जितने एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं सब हटा देता है कंपाइलर। जैसे हम कंपाइल कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देगा। तो हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है तो हम यहीं पे काम कर लें, बच रहा है। ठीक है, नीचे कर दें, क्या कंफ्यूजन हो रहा है तो नीचे कर दे रहे हैं। नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर 1 मैच करे, where की वैल्यू 1 हो तो ये प्रिंट करे गुड। इसका मतलब जो 1 से मैच कर जाए, where की वैल्यू 1 से मैच कर जाए तो यहाँ पे क्या प्रिंट करे, गुड प्रिंट करे। केस अगर 2 से मैच कर जाए, यहाँ पे जो एल्स इफ लगा है इसका मतलब यही है कि पहला वाला मैच ना करे तब दूसरे पे जाए। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है कि अगर पहला वाला मैच नहीं करेगा तब ये दूसरे पे जाएगा। system.out.println दूसरे केस में क्या है, बेटर बेटर है। ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बेटर के बाद कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, गुड के बाद कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। मतलब अगर where की वैल्यू 1 है तो केवल गुड प्रिंट हो रहा है, where की वैल्यू 2 है तो केवल बेटर प्रिंट हो रहा है, where की वैल्यू 3 है तो केवल बेस्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम ब्रेक लगा रहे हैं कि एक स्टेटमेंट अगर एक केस मैच कर गया तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे और तुरंत स्विच से बाहर चला आए। केस 3 कोलन println टेस्ट। तीसरा और लास्ट क्या है कि अगर 1 2 3 में से कुछ भी मैच ना करे तो अगर where की वैल्यू 4 होगी तब भी इनवैलिड प्रिंट करे, where की वैल्यू 5 होगी तब भी इनवैलिड प्रिंट करे, where की वैल्यू 6 होगी तब भी इनवैलिड प्रिंट करे। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों में से अगर कुछ भी मैच नहीं करता है
मीन्स वो किसको एक्सेस करेगा, डिफॉल्ट को एक्सेस करेगा। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट लिख लें, डिफॉल्ट को मैच करें। क्या प्रिंट करना चाहिए, इनवैलिड। वैलिड प्रिंट करें। पहले हमने सर जी क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी बताएंगे? सर क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? ये वाली हमारी जी जी 7 to 9। 9th, ओके। इसके बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि हम ब्रेक लगा भी सकते हैं, ब्रेक नहीं भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद ऑटोमेटिक वो क्या होगा, स्विच से बाहर चला जाएगा। तो हम चाहें तो ब्रेक को लिख भी सकते हैं, चाहे तो हम छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है यहाँ पे। क्योंकि इसको लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वैसे भी इसके बाद बाहर ही हो जाना है स्विच से, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपाइल करेंगे तो ये एरर शो करेगा। कारण क्या है, क्योंकि वेयर को हमने डिक्लेयर नहीं किया, इस वजह से वो एरर आएगा, नॉट फाइंड सिंबल। लेकिन अगर इसी वेयर को हम डिक्लेयर कर दें, वेयर अगर हम 1 दे देते हैं तो 1 के हिसाब से मैच करेगा। आ रहा है, अगर इस वेयर की वैल्यू 2 हो जाती है तो के हिसाब से आएगा, बेटर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से तो यहां से लेकर के यहां तक इसका आंसर है। जो क्वेश्चन हमारा था उसका आंसर यही है कि हमने क्या किया, जो इफ एल्स इफ था उसको हमने सिंपल किस में बदल दिया, स्विच में बदल दिया। तो हमें इसमें सोचना ये रहता है कि जो वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है वेर, उसको हमने स्विच के अंदर यहाँ दे दिया, इससे हमको वैल्यू चाहिए, और जिससे इस वेर की वैल्यू मैच कर रही है 1 2 3 जो भी है, उसको हमने यहाँ पे केस वैल्यू के रूप में बना दिया, ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा ठीक है, बड़ी मेहनत की हम लोग। और ये लास्ट में 5वां क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। सर इसका आंसर मैंने बता दिया था। हाँ, एंट्री कंट्रोल लूप में जो भी कंडीशन सर चेक होती है वो बॉडी में, एंट्री टाइम, सर बॉडी के शुरुआत में एग्जीक्यूशन होती है हाँ कंडीशन चेक और होती है एंट्री कंट्रोल। हाँ, और इसका आंसर है एग्जिट भाई, कंट्रोल में बॉडी के बाहर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड ऑल्सो मेंशन द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड। फिर से ये क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पे थर्ड था उस वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फटाक से कर लिया जाए कम समय में, हाँ हाँ तब छुट्टी किया जाए, क्यों? सर आपकी मर्जी। अरे हम, बात तो सही है बाबू, लेकिन हम भी थक गए हैं बैठे बैठे बैठना पड़ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग इसका आउटपुट सोचे, हम थोड़ा सा टाइप कर लें इसको, इंट a कॉमा b हो गया, फिर फॉर a इक्वल्स टू 6 कॉमा b इक्वल्स टू 4, यहाँ पे स्पेस दिया, स्पेस भी लगा देते हैं, a इज लेस देन और इक्वल्स टू 24 सेमीकोलन a इक्वल्स टू a प्लस 6। मैं लगता है ये क्वेश्चन आया था कहीं पेपर में है? इस बार आया था क्या पेपर में, एलएसएस में आया था शायद। 2017 का पेपर है मैं। ए मॉडुलस बाई बी
इक्वल्स टू 0। सर कंप्यूटर में तो वही क्वेश्चन फिर से आ जाता है सर, एकदम से वही एकदम। कौन बनाएगा क्वेश्चन? हाँ सर, एकदम वही आ जाता है, क्योंकि सर वो चेक वेक सब रहता ही है, बस वही एकदम उठा के दे देते हैं वही। हाँ चलो भाई, इसका हम लोग आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 को एग्जीक्यूट करना है। अच्छा सर, इसका आंसर तो बड़ा कठिन आएगा। हाँ, कठिन आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे कठिन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, दो वेरिएबल्स बन रहा है, दो वेरिएबल्स बन रहे हैं। हम्म, एक है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा बी के नाम से है, इसके अंदर भी अभी कुछ भी नहीं है, दोनों इनपुट ही है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन को कॉल करेंगे तो सर इसमें लूप और ब्रेक दोनों का वो आ गया है। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, देखो ना कितनी आसानी से लग जाएगा। एक एक लाइन बस एग्जीक्यूट करना है। जब ये फॉर एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले ये पहला वाला स्टेटमेंट a इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू 6 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर कॉमा लगा है, लेकिन यहाँ ये सेमीकोलन यहाँ पे, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इनिशियलाइजेशन का स्टेटमेंट है। फॉर लूप के अंदर जो हम लोग फॉर लूप पढ़े थे, कहाँ गया, यहाँ चला गया। इस फॉर लूप में ये वेरिएबल डिक्लेयर लिखा हुआ है, ये वाली जगह है, इसके बाद सेमीकोलन है। इसका मतलब अब यहाँ पे वेरिएबल तो पहले डिक्लेयर हो गया, तो ये बी को क्या करेगा, 4 असाइन कर देगा। बी को इसने 4 असाइन कर दिया। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, कंडीशन पे जाएगा, a इज लेस देन और इक्वल टू 24। तो a की वैल्यू ठीक जो है, है वो कितनी मिल रही है, मुझे 6 मिल रही है। 6 इज लेस देन हाँ 24, कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू है, कंडीशन ट्रू, ये कहाँ चला जाएगा, लूप की बॉडी में। और जब लूप में बॉडी। यहाँ पे क्या मिला, हाँ ये लूप की बॉडी है ना ये पूरा। हम्म। अब a की वैल्यू की जरूरत है, तो a कितना है, हम्म 6 है, यहाँ पे हो गया 6। a की हम्म वैल्यू कितनी है, 4 है। हम 4 से मॉडुलस करें तो रिमाइंडर आएगा, हम्म और 4 1 जा 4, रिमाइंडर इसका बचेगा 2, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये स्टेटमेंट क्या कह फॉल्स रहा हो जाएगा। है, इक्वल टू 0। फॉल्स। और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो इस तो ये ब्रेक को बाहर आ जाएगा। एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। हाँ हाँ, जब ब्रेक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो लूप से बाहर नहीं आएगा, अच्छा लूप से बाहर नहीं आएगा। भाई ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, यही वो स्टेटमेंट है जो लूप से बाहर भेजेगा। तो ये जब ये नहीं चला, इसका मतलब ये सर एक बार बताएंगे ब्रेक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? ये जो इफ है, इस इफ के अंदर ये ब्रेक आता है, इसका मतलब है कि ये ऐसे लिखा गया है, हाँ ऐसे लिखा गया है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये ब्रेक का कोड एग्जीक्यूट करेगा, नहीं नहीं, नहीं ट्रू करेगा, पे करेगा। ट्रू पे करेगा। जब करेगा ही नहीं, सर आउटपुट 24 होगा क्या? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है बाबू, तो करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो देखे क्या आ रहा है, चेक करते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे हटा हुआ है, अगर नहीं लगा है इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट तो कैरी कर ही सकता है ना। फॉल्स होने की वजह से ये ब्रेक छूट गया। फिर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ए की प्रीवियस वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये मिल करके कितना बना दिया, 12 बना दिया। और वो 12 कहाँ स्टोर हो रहा है, ए के अंदर, एम में। ए में 12 स्टोर हो गया। इसका अब ए मतलब की ये वैल्यू वैल्यू कितनी, बदल जाएगी। 12 हो गई। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, जंप करके यहाँ जाएगा, फिर कंडीशन पे जाएगा। अब ए की वैल्यू मिलेगी सर 12। आंसर इसका 24 आएगा। हाँ तो हम भी चेक कर रहे हैं बाबू, चेक कर ले तो बताएं। ठीक है, क्योंकि सर 12। अगर अगर 24 आ जाएगा और बी से फिर हम कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 0 इक्वल हो जाएगा। और जब 0 0 इक्वल हो जाएगा तो फिर लूप के बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। चलो ठीक है, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बैक करें, काफी चीजें हमने चेंज कर रखी हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 12 हो सर गया। 12 आएगा, सर 12 आएगा। देखते हैं, देखते हैं।
यहाँ पे a मॉडुलस बाई b इक्वल टू कितना लिखा हुआ था, 0 लिखा हुआ था। फिर से हमने नया कर दिया, अब a की वैल्यू 12 ही आएगा सर। a + 6 होगा, ठीक है। a की वैल्यू चेंज होकर के 12 हो चुकी है, मतलब यहाँ पे आएगा 12 इज लेस देन 24। कंडीशन फिर से ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे आएगा a की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। b की वैल्यू कितनी है, अभी भी 4 है, चेंज नहीं हुआ है। और 12 मॉडुलस बाई 4 कितना हो जाएगा, 0 आएगा। अब ये क्या होगा, Zero. कंडीशन मैच, ट्रू ये हो हो गया जाएगा। ट्रू। जैसे ही ट्रू हुआ, Break. ये क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। ब्रेक मतलब लूप से बाहर। बाहर जब ये लूप से बाहर आएगा तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, जहाँ a की वैल्यू 12 प्रिंट प्रिंट करनी कर है देगा। और a की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 12। कभी भी जल्दीबाजी में आंसर नहीं देंगे, नहीं तो जल्दीबाजी का काम तो गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगा। 0 क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes sir. लोगों ने बड़ी मेहनत किया, 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लोगों ने। सर व्हाट्सएप पे आपको भेजा हूँ सर, एक मतलब एक प्रोग्राम लिख के भेजा हूँ, उसका आउटपुट बता दीजिए। अच्छा व्हाट्सएप पे आया, देखिए जरा। सर एक और करा दीजिए सर। सर थोड़ा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। शशांक का कोई क्वेश्चन है। अच्छा ये इस क्वेश्चन का आउटपुट बताना है। दिखाइए बड़ा बड़ा लंबा क्वेश्चन है। सर, ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका ही आउटपुट बता देंगे बाबू, घबराओ नहीं। हमारा काम ये समस्या का समाधान करना है। इसको हम डाउनलोड करें और ओपन करें। कहाँ गया, डाउनलोड्स में। गलत जगह ओपन होता है। अरमान मलिक सुंदर। क्या चीज? अरे मेरे व्हाट्सएप का वो मत रीड करो भाई। एडिट। बस थोड़ा सा हम इस इमेज को अपने काबिल बना लें। हमें इधर से किसी चीज की मतलब नहीं है, ये हमने सर काम कर आपके दिया। काबिल कंप्यूटर है सर। नहीं ऐसी बात नहीं है। इसकी भी जरूरत नहीं है, तो ये इतना हटा देते हैं, ठीक है। बाकी रहने देते हैं, बाकी से काम चल जाएगा। इसे ओपन करें। इससे ओपन करने मेरे इसमें कोई सॉफ्टवेयर दिख नहीं रहा ढंग का। यूट्यूब पे करेंगे तो राइट। तो क्या भाई, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत पहले देखें। देखते हैं। एक मिनट सर, विजुअल है इसको सब थोड़ा कुछ, अभी सर बताइए नहीं, इसमें थोड़ा दिमाग दौड़ाने दीजिए मुझे। दिमाग दौड़ाने दें। इसको हम साइड बाय साइड कर लेते हैं, ताकि कुछ चीजें बता सकते हैं, समझा भी सकें। ये रहा, ठीक है। कुछ चीजें लिखनी होंगी तो हम यहाँ साइड में लिख देंगे, उस पर राइट नहीं कर सकते, थोड़ा दिक्कत है उसमें लिखने में। पेन से ओपन करते तो लिख सकते थे, लेकिन ठीक है। एक काम करते हैं, ये हम फैक्टोरियल जगह वाला यूज करेंगे। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले जहाँ पे हमारा ये माउस कर्सर है ना, उसको ध्यान से देखेंगे। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, ये मेन से स्टार्ट करेगा रन करना। जब मेन से स्टार्ट किया तो इसने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। उसके बाद से क्या प्रिंट होकर आएगा, इंटर अ नंबर। ये इंटर अ नंबर प्रिंट होगा। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा आउटपुट बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है, आउटपुट एंटर अ नंबर।
क्या कर सकते हैं इसमें? उसके बाद क्या होगा, प्रिंटलन लगाया तो लाइन चेंज हो जाएगा। फिर sc डॉट नेक्स्ट इंट में क्या करेगा, वो रीड करेगा। क्या करेगा, रीड सर करेगा। इसमें नम तो बताना चाहिए ना, तब आउटपुट निकल पाएगा। क्या चीज, हाँ तो सर इसमें sc डॉट नम ये लगा नहीं है, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये इनपुट लेगा, तो हमने इसलिए वहां पे नहीं, लगाया कि तो वही तो यूजर जब नम की इनपुट बता देगा तभी हम कर सकते हैं। हाँ तो हम कर रहे हैं ना, हम तो बना दे रहे हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 5 ले लिया हमने। हमने ये माना हाँ। कि हमने यहाँ पे क्या यस एंटर सर, किया है, 5 मैं भी यहाँ पे हमने मानता 5 एंटर किया, ठीक है। हम्म जब हम यहाँ पे 5 एंटर करेंगे तो वो चला जाएगा n के अंदर। n हम एक अलग से ऐसे मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम इस चीज को समझ सकें कि वो क्या रहा है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद से ये वर्कबुक obj1.new, ये जो वर्कबुक है हमारा क्लास वर्कबुक के नाम से है, इसका दो ऑब्जेक्ट बना, एक obj1 के नाम से, एक obj2 के नाम से। तो दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए, एक obj1 के नाम से बनाया है और दूसरा obj2 के नाम से, ठीक है। दो हमने बनाया, देखते हैं इसके साथ क्या। फिर लास्ट में हमने क्या किया हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन obj2 डॉट कैलकुलेट, हमने यहाँ से कैलकुलेट को कॉल किया और उस कैलकुलेट को कॉल किया जिसमें पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये रिडायरेक्ट होके कहाँ चला जाएगा, ये रिडायरेक्ट होके चला जाएगा यहाँ पे, इस कैलकुलेट के पास चला जाएगा। कैलकुलेट को कॉल किया हमने obj2 से कॉल किया, obj1 से नहीं किया, obj2 से कॉल किया। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो अपने अंदर क्या करता है, अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर लेता है, बना लेता है, कुछ ऐसा। इसके पास f भी है, इसके अंदर इंटीजर है तो 0 स्टोर हुआ होगा, और इसके पास नम भी है जिसके अंदर 0 स्टोर हुआ होगा। यह ऑब्जेक्ट 1 के पास भी होगा और यह ऑब्जेक्ट 2 के पास भी होगा, सेम नेम से होंगे दोनों। क्यों, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है और इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड हो जाते हैं 0 से। यस सर। मान लो 1 हो गया। ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब जब यहाँ से कैलकुलेट को कॉल किया गया है तो कैलकुलेट किससे कॉल किया गया है, obj2 से। अब इसके सर अंदर पहले कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ है ना, वर्कबुक और वर्कबुक दो। अच्छा हाँ, यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ देखते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं अभी पूरा, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा, जब ऑब्जेक्ट 1 बन रहा था तो ये वर्कबुक को जब कॉल किया है तो ये चला गया इसके पास, यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये दोनों वेरिएबल्स बनेंगे, f और नम बनेंगे, और f की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब पूरा कंस्ट्रक्टर ये कॉल हुआ तो इसकी वैल्यू जो पहले 0 थी वो अब चेंज होकर के 1 हो गई, ठीक है। ये इसी टाइम पर हुआ, ये ऐसे, ठीक। तो यानी इसको हम रिप्लेस कर दें इससे 1 से, क्लियर, हम ध्यान नहीं दिए इस चीज का, ठीक है। पहले वाले का साथ ये होगा कि f की वैल्यू चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ से जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसने क्या किया, f की वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट ये बना रहा है obj1 ये जो बन रहा है, ये उसकी f की वैल्यू 1 कर दिया। फिर क्या हुआ, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट किया तो दूसरा कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर n पास किया गया है। n क्या है, अभी यहाँ पे नंबर है, इसका मतलब जो यहाँ पे n है, मतलब 5 जो है ये पास किया गया, तो ये चला जाएगा कंस्ट्रक्टर इसके पास, और n की वैल्यू ये नम में स्टोर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर, ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके नम में n की वैल्यू स्टोर हो रही है, मीन्स 5 स्टोर हो गया। ये दोनों कुछ ऐसे हो गए, ठीक है ना शशांक, अभी क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद जब obj2 डॉट कैलकुलेट को कॉल करेंगे तो कैलकुलेट के पास जाएगा और जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू यूज होगी, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू यूज होगी। यहाँ पे फॉर लूप लिखा गया है, फॉर लूप का स्टेटमेंट। सर एक और बात बताइए, हाँ, सर इसका आउटपुट, सर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि, सर रुक जाइए आप बताएंगे तो मैं देख लूंगा। सेमीकोलन i प्लस प्लस f इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाई i।
और ये रिटर्न कर रहा है, अरे ये रिटर्न कर रहा है एफ को, ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा रिटर्न एफ, मतलब जो रिटर्न करेगा वो आएगा। तो अब ये वाला एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये किसके अंदर है, इस इंट कैलकुलेट के अंदर। इसको भी पूरा लिख देते हैं यहीं पे, इंट कैलकुलेट, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब जब यहाँ से कॉल हुआ obj2 से, तो ये obj2 की वैल्यू को यूज करेगा। तो जब obj2 की वैल्यू यूज होगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लूप को एग्जीक्यूट करेगा, एक लोकल वेरिएबल बनेगा i, जिसकी वैल्यू होगी 1, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, ठीक। उसके बाद कहाँ जाएगा, कंडीशन पे जाएगा, i इज लेस देन आर इक्वल टू नम। तो i की जो वैल्यू है वो है 1, लेस देन आर इक्वल टू, और नम की वैल्यू जो है obj2 के नम की वैल्यू यूज होगी, क्योंकि obj2 से ही फंक्शन को कॉल किया गया, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 5 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी इसकी। और जब बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे क्या लिखा है, f इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आई, मतलब f की वैल्यू जो होगी f मल्टीप्लाइड बाई आई हो जाएगी। तो f की वैल्यू कितनी है, f की इनिशियल वैल्यू, और ये f किस f की बात कर रहा है, जिससे कॉल किया गया, मतलब obj2 का f। तो यहाँ पे इनिशियली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पहले 0 होगा, मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 यूज होगा, और ये इक्वल टू मिल करके कितना हो सर जाएगा, हमेशा 0 ही होगा। जैसे जो ये obj2 है, इसका जो 0 है वो यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है, हमेशा नहीं होगा। अभी देखो, और प्रोसेस हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर तो अगर फैक्टोरियल निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? निकल रहा, तुम घबराओ नहीं, बस देखते जाओ क्या क्या चल रहा है इसके साथ। ये इस लाइन के बाद हम कहाँ जाएंगे, i प्लस प्लस पे जाएंगे, i प्लस प्लस पर जाएंगे तो i की वैल्यू सर चेंज पर ये करके तो यही ट्रू हो गया ना सर, एफ वाला। क्या ट्रू हो गया, सर ये f की वैल्यू इक्वल टू 0, और ये obj1 की f की वैल्यू 0, तो सर ये दोनों तो फिर इक्वल हो गई, मतलब ट्रू हो गई, और ट्रू हो गई तो हम बॉल्ड उसके बाहर आ जाएंगे। अब कहाँ कंडीशन लिखा है, इसमें कंडीशन कहाँ है, इफ लगाया है क्या हमने। सर एक बार ऊपर दिखाइए, 1 मिनट, एक बार एक थोड़ा सा ऊपर कीजिए जरा इसी पेज में, एक बार। अच्छा कौन सा, हाँ, यहाँ नहीं, ठीक है, इफ नहीं लगाया। सपने में जी रखा, सो नहीं भाई, जगो। हाँ ठीक है, ये हो गया 0। फिर जब यहाँ से i प्लस प्लस हुआ, तो i की वैल्यू जो पुरानी 1 थी वो बदल करके कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन पर जाएगा, i की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी, i की वैल्यू कितनी है, 2, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू, नम की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो चुकी है हमारी, 5, नम में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, 5 है, वही रहने देते हैं, वहां अपडेट करते हैं बगल में, ये अपडेट हो गया, यहाँ i की वैल्यू 2 हो गई और की वैल्यू 5 ही है, वो पड़ा हुआ। कंडीशन ट्रू होगा, फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जब बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो फिर से f की वैल्यू 0 चाहिए। अब f की वैल्यू तो वापस से 0 आ रही है, f की वैल्यू तो वापस 0 आ गई, बहुत गड़बड़ है, ये तो 0 आ रहा है हमेशा के लिए, देख रहे हैं। सर पर बुक में इसी तरह प्रोग्राम लिखा है, फैक्टोरियल वाला। हाँ सर। अच्छा, इसके आउटपुट का लफड़ा वर्कबुक में। है, एक पॉइंट इसमें मिस हो रहा है। सर जब इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे तभी 1 इनिशियलाइज कर सकते हैं ना। एक्चुअली में इसका आउटपुट 0 आ रहा है ना, यस सर। 0 आ रहा है, इसका कारण हम बताएं क्या है। एक्चुअली में होता क्या है, ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग का प्रोग्राम है, ठीक है।
कंस्ट्रक्टर चेनिंग का प्रोग्राम। चेनिंग। ये जो हम obj1 यहाँ पे लिखे हैं, ये हमें यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। हमें क्या करना था, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से हटा करके हमें यहाँ पर ये num इक्वल टू जो n लिखा है इसके ऊपर हमें यूज करना था दिस का। हमें इसको कुछ ऐसे लिखना चाहिए था, यहाँ पे दिस का यूज करना चाहिए था। स्टेटमेंट इसका क्लियर कर दें हम। इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये जो इस समय कंडीशन पे है इसका 0 आ रहा है, क्यों? थोड़ा सा इसको रन करा देते हैं, हम उसका कारण समझा रहे हैं। रिपीटेडली 0 आएगा। रिपीटेडली बिल्कुल 0 आएगा, क्यों? क्योंकि f की वैल्यू तो हमेशा 0 रह रही है। i कितना भी चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। 2 के लिए 0 होगा, i की वैल्यू 3 होगी तब भी 0 होगा, 4 होगी तब भी 0 होगा, ठीक है। सर इसके पहले मैं यही सोच रहा था। नहीं, बिल्कुल इसका आंसर 0 आ रहा है। f की वैल्यू क्या आ रही है? फाइनली 0 आ रही है। तो ये है, अगर बुक में लिखा है इन्होंने तो गड़बड़ है। अगर ये आउटपुट फाइंडिंग का क्वेश्चन होता सही होता। इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है, जैसे इनकी जो सोच थी वो ये चाहते थे कि जो ये obj2 बना हुआ है इसके अंदर f की वैल्यू 1 हो जाए। f की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। लेकिन वो हुआ नहीं इनका। गड़बड़ कहाँ हो गया? गड़बड़ वहां हो गया एक्चुअली में, जब ये यहाँ पे दिस का यूज किए होते। देखिए यहाँ राइट करने का ऑप्शन है क्या मेरे पास? एडिट करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया हमको कर। सर श्योर है अपडेट कर देगा ना? हाँ ठीक है, हम अपडेट करते हैं। सॉरी, कैसे? सिस्टम चल रहा है, सॉरी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है। हम वो बात लिख देते हैं यहाँ पे। में ये जो लिखा हुआ है पब्लिक स्टैट्स वॉइड में वर्कबुक वर्कबुक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है पब्लिक वर्कबुक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है? f इक्वल टू 1 कर दिया गया। और यहाँ पे जो लिखा गया है वो num इक्वल टू n लिखा गया है। ये पूरा का पूरा कोड इस कैलकुलेट के पहले लिखा गया है। कैलकुलेट के पहले लिखा गया है ये इतना कोड, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि जब ये कॉल हो रहा था यहाँ से, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना वर्क obj2 बना, वो समझे, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, इसने कॉल किया इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहीं से ये कॉल करता इस ऊपर वाले को। अगर ऐसे दिस का ये इन्होंने ये स्टेटमेंट होना चाहिए था, जब ये दिस को कॉल करता तो सीधा इसको कॉल कर देता, ठीक है। अब ये होता कैसे? वर्कबुक obj2 इक्वल्स टू न्यू वर्क, और यहाँ पे पास किया गया n, ठीक है। यहाँ पे पास किया गया n, और इस n की जो वैल्यू थी, हमने n की वैल्यू दी थी 5, n इक्वल्स टू 5। तो हुआ क्या? इसका प्रोसीजर ये है कि जो n की वैल्यू 5 थी, वो जब ये कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर तो इस 5 यहाँ n में पास हुआ। अब यहाँ से गया तो वो एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में जब ये कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब वो ऑब्जेक्ट बनाता है। लेकिन शुरुआत में ये इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं ये 0 रहते हैं, ठीक है। अब होगा, मतलब शुरुआत में इनिशियली 0 रहते हैं सब। अब होता क्या है कि जब ये कॉल करता है तो चला जाएगा इसके पास। इसने क्या किया? n में 5 पास कर दिया, तो यहाँ n की वैल्यू बदल के हो गई 5। तो इसने क्या किया? अच्छा सॉरी, कहाँ गड़बड़ कर दिया, सॉरी, फिर से चलाते हैं इसको। यहाँ से कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो रहा है तो इसने क्या किया? इसको कॉल किया और ये n की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। जब ये अंदर आएगा तो इसको पहले मिलेगा दिस, और दिस मिलते ही इसका मतलब ये हो गया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है।
ये यूज किया जाता यानी है कि F1 को। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये क्या करेगा, f की वैल्यू 1 बना देगा। तो ये किसके f को बनाएगा, जो obj2 बन रहा है इसके f को बनाएगा 1, ऐसा करेगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। जब ये कॉल होगा तो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, और जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उसमें एक वेरिएबल f होगा, दूसरा होगा num। और ये कैसे बनाएगा कि जब ये कॉल करेगा तो पहले जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पास, यहाँ इसको पहला स्टेटमेंट मिलेगा दिस, तो यहाँ से ये स्विच कर जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा तो f की वैल्यू हो जाएगी 1, f की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से रिटर्न होकर आएगा तो num इक्वल टू n को एग्जीक्यूट करेगा, और n की वैल्यू है 5, तो वो 5 स्टोर हो जाएगा कहाँ, इस num के पास। तो ऐसे होता है, इनिशियली 0 होता है लेकिन बाद में वो धीरे धीरे चेंज होता है, ये इसका प्रोसेस है। तो ये वाला स्टेटमेंट मिसिंग है इसमें, अगर ये स्टेटमेंट लगा देंगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है शशांक। यस सर। हेलो, हाँ ये सर लगाते ही आ जाएगा। हाँ तो हाँ सर बोलो। इस दिस से ये होगा कि डिफॉल्ट वाले को ही कॉल करेगा, और डिफॉल्ट वाले में f की वैल्यू 1 है। हाँ f की वैल्यू 1 है, तो f की वैल्यू चेंज हो अच्छा। जाएगी ऑब्जेक्ट की, और जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू f की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ जो लफड़ा पैदा हो रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इनिशियली इसकी वैल्यू 1 मिलती तो अब i की वैल्यू 1 होता, तो 1 इंटू 1 1 हो जाता, फिर i की वैल्यू 2 हाँ होता, तो 1 इंटू 2 हाँ, कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो 2 हो फिर जाता। i f की वैल्यू चेंज हो गई ना, 2 हो गई, तो 2 इंटू अब i की वैल्यू 3 होता, तो 3 इसकी हो वैल्यू जाती 6 है, हो जाती, 6 हो जाता। 6 हो जाती है। हाँ। फिर f की वैल्यू मुझे 6 मिली, तो 6 मल्टीप्लाई बाई i की वैल्यू 4 हो जाती, तो 24 हो जाता, ठीक है। फिर इसके बाद से f की वैल्यू 24 और i की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 120, ठीक है। वो मिसिंग था, उस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, और कोई बात नहीं। चलो ठीक है, सर समझ में आया मतलब कि बात। बुक में गलत लिखा है। हाँ अब ये तो कोई कहने वाली बात है, ये बुक में गलती ही लिखा है, ठीक है सर। ठीक है। तब एंड किया जाए। हाँ सर, कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अरे हमारी मर्जी क्या। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर आपका का विद्यार्थी बहुत ज्यादा एनर्जी में है सर जी। जो नहीं होता आपका उसको ये वाला बताएंगे, विद्यार्थी ना फिर बहुत मुझसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, एनर्जी में। ठीक है? हाँ भाई, ठीक है भाई, रखते हैं भाई, हम भी थक गए हैं। ठीक है सर। ठीक ठीक है, ओके, ठीक है दिशा, समझ में आया दिशा। हाँ सर, वो स्टार्टिंग का सर वो वीडियो कहाँ अपलोड होता है सर, जो आप बनाते हैं ये? अच्छा इसको दिखाते हैं, ये जो सर वो रिकॉर्डिंग हो सो रही गई है, थी तो देख नहीं पाई। यहाँ से देखो, ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, मोबाइल में जो ये सब लिखा था समरी पेपर ये सब दिया होगा, स्टडी मटेरियल वगैरह दिया होगा, छोटा छोटा आइकन बना होगा, ठीक है। इसमें ये रिकॉर्डिंग के नाम से है, रिकॉर्डिंग्स के नाम से, इसमें ये होमवर्क वगैरह नहीं लिखा है, उसी में है। और सर ये जो आप ये पेपर अपलोड कर दीजिएगा तो क्वेश्चन पेपर जिससे हाँ, सॉल्व मतलब कर रहे हैं हम हम अपलोड लोग। कर रहे हैं, अभी हम अपलोड कर दे रहे हैं, इसी होमवर्क वाले सेक्शन में हम अपलोड कर दे रहे ओके सर। सर तो मैं लीव कर दूं ना? हैं। हाँ हाँ लीव कर सकते हो, ओके, थैंक यू सर। ओके, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम भाई, अभी हम अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है, अपलोड कर देते हैं दिशा, फिर हम अभी भेजते हैं, ठीक है।